मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम लोग सोसाइटी स्टार्ट कर लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो फिर से नई क्लास, फ्रेश पेज, क्लास नंबर लिखना है आपको। एक तो चैप्टर का कौन सा लेक्चर चल रहा है, अभी तो चलो स्टार्टिंग है, आगे ध्यान रखना। मान लो एक चैप्टर है हमारा, उसका तीसरा लेक्चर चल रहा है और टोटल में ये 17वां लेक्चर चल रहा है, तो दोनों चीज मेंटेन करो, ये ध्यान रखना। और कोशिश क्या करो, जो गूगल ड्राइव लिंक में क्लास का नाम है, ध्यान से सुनो, जो गूगल ड्राइव में, जैसे आज की क्लास का नाम क्या है गूगल ड्राइव लिंक में, मेरे हिसाब से आज की क्लास का जो नाम होगा गूगल ड्राइव लिंक में, आज की क्लास जो आपको मिलेगी गूगल ड्राइव में, कोशिश करो कि वही नाम आप अपने रजिस्टर पे रखो ऊपर में। क्यों सर, इससे क्या फायदा होगा, फ्यूचर में रिवाइज करने में आसान रहेगा। जैसे मेरे हिसाब से आज की क्लास का जो नाम है, आपको जो क्लास लिंक मिली है, जिस क्लास को आप ओपन करके ये क्लास देख रहे हो, उसका नाम है 2D टैक्स रेट्स 4, मेरे हिसाब से ये नाम है। हम लोग आज 4th क्लास में टैक्स रेट्स की। सर जैसे जैसे चैप्टर चेंज होंगे वैसे वैसे ये नंबर 2, 3, 4, 5 होता जाएगा। जैसे आगे नया चैप्टर आएगा तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। अच्छा, ये D बेसिकली ABCD है, 4 का D ये कॉमन रहेगा आपका। अब यहां पर क्या है, टैक्स रेट्स। तो ये टैक्स रेट चैप्टर की 4थी क्लास है। तो मैं गूगल ड्राइव में अरेंज कर रहा हूं अपने इस हिसाब से क्लास को, राइट। और गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल रहा है देखने के लिए। इसी चीज की ड्यूरेशन सीट में, ड्यूरेशन सीट जो हमारे यहां से मिलती है या आगे मिलेगी, हमारे यहां से आपको ड्यूरेशन सीट मिलेगी कि हमारी कौन कौन सी क्लास गूगल ड्राइव पे कितने कितने आवर्स की, और उसका सीक्वेंस मिलेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी हमारी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो ड्यूरेशन सीट का PDF भी मिलता रहेगा। जैसे आप उनसे पिछले बैच का मांग सकते हैं, राइट। पिछले बैच का वो ड्यूरेशन सीट देकर आपको आइडिया दे सकते हैं कि किस किस चैप्टर में कितने कितने घंटे लगेंगे, ये आपको आइडिया ले सकते हैं आप पिछले बैच की ड्यूरेशन सीट देख के। तो कोशिश कीजिए, जैसे आप लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में, आज मैंने क्या बोला कि मेरी जो नई क्लास होगी वो फ्रेश पेज से टॉप में स्टार्ट करना, यही तो बोला। लेकिन वहां क्या कोशिश कीजिए, बस वहां कोशिश कीजिए कि जैसे आपने आज की डेट बैठाई, आज का डे बैठाया, आज का टाइम बैठाया, ठीक। डेट, आज कौन सा दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डे कौन सा है, टाइमिंग सुबह में देख रहे हैं 10 बजे, शाम में देख रहे हैं 5 बजे, रात में देख रहे हैं 10 बजे, लिखिए। और मैंने क्या कहा, कोशिश कीजिए कि वही रिदम फॉलो कीजिए। डेली इवनिंग में मेरी क्लास देखिए, डेली आफ्टरनून में क्लास देखिए, या फिर डेली मॉर्निंग में। एक सीक्वेंस जो फेस टू फेस क्लास का होता था ना, टाइम टेबल, वैसा फॉलो कीजिए। और सर एक रजिस्टर का पेज नंबर आपका चल रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो आज आप 20वें पेज पे हो अपने रजिस्टर के, तो वो भी लिखिए। बोला सर रजिस्टर का पेज नंबर का क्या काम है, तो सर जो आपके पास प्रिंटेड हार्ड कॉपी में बुक है, प्रिंटेड, जैसे आज कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टार्ट करूंगा, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेज नंबर क्या है 2.5, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, पेज नंबर 2.5। बुक का पेज नंबर कॉपी पे, और जो कॉपी का पेज नंबर चल रहा है वो यहां पर बुक में आपको लिखना है, ताकि जब फ्यूचर में आप रिवाइज करो और आप मेरी बुक से खोलो और आपको पता चल रहा है कि यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स देखते हैं, तो यहां पर कॉपी, मेरी कॉपी, आपकी जो कॉपी है रजिस्टर, उसका पेज नंबर दिखना चाहिए। सर क्लास लेना अलग बात है, फ्यूचर में इतनी सारी क्लासेस को रिवीजन करना, कुछ चीजों का रिवीजन आप इसी नोट्स से, इसी को देख के कर लोगे। कुछ के लिए आपको क्लास नोट्स देखना पड़ेगा और कुछ के लिए हो सकता है वीडियो को फिर से देखना पड़े। तो इसकी मैपिंग कैसे करोगे, शुरू से क्लास के साथ साथ करोगे, और मेरी ही क्लास में नहीं, हर क्लास में करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने रिवीजन करना है आज से 1 महीने के बाद। मैं पेज नंबर 2.5 पे आया और मैं इसको पढ़ने लगा, मुझे पढ़ने से समझ में आ गया। मैं जब इसको पढ़ रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्लैब रेट को, सरचार्ज को, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। तो मैं तो अब क्लास नोट्स भी नहीं देखूंगा और मैं इसका वीडियो भी नहीं देखूंगा, ठीक, क्लियर। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं 10,000, 10%, 10,000, 20%, बैलेंस 30%, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो बगल में यहां पे रजिस्टर का पेज नंबर लिखा होगा, मैं जैसे यहां पे रजिस्टर का पेज नंबर देखूंगा मैं इस रजिस्टर के इस पेज पे आ जाऊंगा। तो अब क्या होगा, मैंने बुक से पढ़ा, समझ में नहीं आया, तो मैं इस क्लास नोट्स में आ गया, क्लास नोट्स को भी पढ़ रहा हूं, मेरे पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है, तो ऊपर में मेरा वीडियो का, कौन सी वीडियो में ये क्लास चल रही थी वो मेरा लिखा हुआ है। तो मैं फटाफट गूगल ड्राइव की वही वाली क्लास जाके स्टार्ट कर लूंगा। सर
ऐसे तो आप टैक्स रेट की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जब क्लास 4 ओपन करोगे तब देखोगे कि अच्छा इसमें सोसाइटी का डिस्कशन हो रखा है। मान लो मुझे फ्यूचर में आज से 4 महीने के बाद मुझे सिर्फ सोसाइटी वाला पोर्शन रिवाइज करना है, मुझे फर्म एलएलपी का पोर्शन रिवाइज नहीं करना है, मुझे सोसाइटी वाला पोर्शन रिवाइज करना है। तो अब कौन सी क्लास में ओपन करूं, तो वो आपको रजिस्टर बताएगा। ये फायदे होंगे मेरी क्लास का जो नाम है वो नाम लिखने पे। याद रखना हम लोग क्लास का नाम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ना आपको करना है। हमने जो क्लास का नाम रख के गूगल ड्राइव पे अपलोड की क्लास को, उस क्लास को आप जब डाउनलोड करके देखोगे तो उसका नाम ना तो आप चेंज करोगे, ना हम फ्यूचर में चेंज करेंगे, नाम वही रहेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। नाम आप चेंज करोगे तो वो क्लास चलेगी ही नहीं। जो भी नाम हम क्लास कर रखेंगे वही नाम आपको रखना है अपने रजिस्टर पे, और वही नाम से फाइल को डाउनलोड करना है, बस आपको रीनेमिंग करना ही नहीं है। लेकिन अब टैक्स रेट 4 के अंदर क्या क्या पढ़े, तो सर ये जो आपका आज की क्लास चलेगी, फिर मैंने क्या बोला, अगली क्लास को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, तो अपने आप पता चल जाएगा ना टैक्स रेट्स में सर ने क्या क्या पढ़ाया। अब मान लो मुझे मार्जिनल रिलीफ सीखना है, मुझे मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको फर्म एलएलपी की क्लास में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। अब आपको फ्यूचर में उसको रिवाइज करना है, तो अब कौन सी क्लास ओपन करें, टैक्स रेट 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली या 4 वाली? सर 3 वाली ओपन करो। ठीक है सर, 3 वाली ओपन की तो 2 घंटे की क्लास थी। अब 2 घंटे में कहां पर सर ने मार्जिनल रिलीफ स्टार्ट किया, ये तो पता ही नहीं, आपने लिखा ही नहीं। तो सर ये भी ध्यान रखना, बहुत फनी चीज है लेकिन बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, ठीक। सर बच्चे को ये चीजें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके बहुत फायदे में रहेगा जब आगे आप फ्यूचर में रिवाइज करोगे। मान लो आज क्लास 2 घंटे की है, आज 2 आवर की क्लास है, और आज आपने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज आपने क्लास में 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 को 1 महीने के बाद रिवाइज करना है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो सर कॉन्सेप्ट नंबर 3 को रिवाइज करना है, तो उस पर पहुंचेंगे कैसे? आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, आप बुक में कॉपी का पेज नंबर लिखे हैं, जब कॉपी के पेज नंबर में गए तो वहां भी समझ में नहीं आया। उस पेज नंबर में ऊपर में आपका ये चल रहा होगा क्लास का नाम, आप उस क्लास को ओपन करेंगे, ठीक। अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जनरली आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक तो मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप किस दिन मेरी वीडियो को देख रहे हो, उस दिन डे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, टाइम क्या है वो लिखो, बुक का पेज नंबर कॉपी में और कॉपी का पेज नंबर बुक में लिखो। पता चल गया उसका फायदा क्या है? फायदा, सर मैं कोई चीज बुक से पढ़ रहा हूं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे उससे रिलेटेड क्लास नोट्स देखना होगा, तो बुक आपको गाइड करेगा कि किस कॉपी के किस पेज नंबर पे जाओ, सर ने ये जो समझाया है वो कौन सी कॉपी के कौन से पेज नंबर पे है, ठीक। जब वहां पर जाएंगे तो ये आ गया मेरा कॉपी। अब कॉपी के ऊपर में टॉप में लिखा हुआ है कि ये कौन सा क्लास नाम है, 2D टैक्स रेट 4। अगर मुझे रजिस्टर पढ़ने से समझ में नहीं आया तो मैं क्लास स्टार्ट कर लूंगा। अब क्लास भी सर 2 घंटे की है, मुझे 2 घंटा पूरा क्लास देख के पता चलेगा सर कि मुझे क्या रिवाइज करना है, मुझे ये तीसरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए टाइमिंग लिखनी होगी। जैसे क्लास 2 घंटे की है, ठीक। आज मैंने 00 15 मिनट पे एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने 00 42 मिनट्स पे शुरू किया। वीडियो में टाइमिंग चल रही होगी ना। मान लो आज मैंने क्लास में 5 कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं, तो आप रजिस्टर में जब कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो तो वहां पर वीडियो की टाइमिंग भी लिखो। मान लो एक मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है 1 घंटा 10 मिनट के बाद, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया 1 घंटा 40 मिनट के बाद, और एक लास्ट में कॉन्सेप्ट मैंने 1 घंटा 50 मिनट पे स्टार्ट किया, क्लास 2 घंटे में खत्म कर दी। आज से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, एग्जाम से 10 दिन पहले
एग्जाम से 10 दिन पहले मुझे सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है वीडियो से। तो मुझे पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट नंबर 5 वीडियो में 1 घंटा 50 मिनट के बाद आया है, और वीडियो का नाम ऊपर में लिख रहा हूं मैं अपने रजिस्टर में। क्लियर? पता चल जाएगा आपको रिवाइज करना है। सर मुझे आज की क्लास के 5 कॉन्सेप्ट में से 5 रिवाइज नहीं करने हैं, सिर्फ तीसरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, जो मेरी कॉपी कह रही है कि आपने 1 घंटे के बाद पढ़ाना शुरू किया है। मैं उस वीडियो को जाऊंगा, ओपन करूंगा, वीडियो को फॉरवर्ड करके 1 घंटे पे पहुंचूंगा और वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करूंगा। आप ये चीज हर टीचर की हर पेन ड्राइव पे कीजिए। मान लो आज की क्लास में मैंने आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। क्वेश्चन नंबर 11, मान लो आप अकाउंट्स की पेन ड्राइव देख रहे हो या कॉस्ट की, कोई भी सब्जेक्ट, मान लो आप हमारे टैक्सेशन में कोई चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आज पूरी क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 11, 17, 23 और 28 करवाया है। सर ये मैंने आपको क्लास में करवाया है। तो आप पहले बुक के क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचोगे, राइट? आपका सबसे पहले क्या होगा? सर मैं बुक के, जो हमारी बुक मिली हुई है उसके क्वेश्चन नंबर 11 पे जाऊंगा। वहां पे रजिस्टर का पेज नंबर मेंटेन होगा, रजिस्टर का पेज नंबर मेंटेन होगा। उससे मैं रजिस्टर पे पहुंचूंगा, वहां पर क्लास का नाम लिखा होगा और टाइमिंग लिखी होगी। सर मान लो कोई भी क्लास हो, अकाउंट्स की, कॉस्ट की, एफएम की, कोई भी क्लास हो आपके पास, अगर आप ये रिदम मेंटेन कर लेते हैं, फ्यूचर में क्वेश्चन नंबर 23 रिवाइज करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 23। मैंने सर अपने सर की बुक पढ़ी, वहां से नहीं समझ में आया, क्लास नोट से समझ में नहीं आया, मुझे इसका वीडियो ओपन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 सर ने किस क्लास में पढ़ाया, वो रजिस्टर में ऊपर में लिखा तो था। और मैं क्या कहता हूं, आज अगर मैंने 2 घंटे में आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, तो हर क्वेश्चन स्टार्ट करते समय इसका टाइमिंग नोट करो, 000000। ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकंड। पहला इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने 2 मिनट पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसके बाद इसको सॉल्व करने में 25-30 मिनट लग गए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो मैंने 37 मिनट, ये तो 2 घंटा हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन 2 मिनट पे ही स्टार्ट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने 37 मिनट के बाद स्टार्ट किया, तीसरा क्वेश्चन मैंने 1 घंटा 15 मिनट के बाद स्टार्ट किया, लास्ट वाला क्वेश्चन 1 घंटा 45 मिनट के बाद स्टार्ट किया। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फ्यूचर में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 28 रिवाइज करना है वीडियो से, तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा वीडियो ओपन करना है और कितने मिनट के बाद वो क्वेश्चन नंबर सर ने डिस्कस करना शुरू किया है। बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप वीडियो पेन ड्राइव की क्लास और गूगल ड्राइव की क्लास को मेरी या किसी भी टीचर की कैसे मेंटेन करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में या फ्यूचर में पढ़ने में दिक्कत ना हो। फ्रेश पेज से क्लास स्टार्ट करेंगे हमेशा, मेरी या किसी भी टीचर की। आपके जो रजिस्टर है, रजिस्टर का पेज नंबर चल रहा होगा कॉर्नर में, आपका ये रजिस्टर है, मान लो ये रजिस्टर है, तो यहां पर पेज नंबर चल रहा होगा ना 1 2 3 करके ऐसे रजिस्टर में। ये आपका रजिस्टर है मान लो आपके पास। अब इसमें आप यहां पर आप क्या लिखोगे, वीडियो का जो नाम है मेरा या किसी और टीचर का, वीडियो का जो नाम है उसको यहां पर लिख दो बीच में, ठीक। फ्रेश पेज है ये आपका आज का, ये करना पड़ेगा सर आपको। फ्रेश पेज, जो वीडियो आपने खोली है हमारी, उसका नाम क्या था वीडियो का, गूगल ड्राइव पे या पेन ड्राइव में, वो नाम ऊपर में आप बैठा दो यहां पे बीच में, क्लास नेम। बाकी ये लेक्चर नंबर कौन सा है वो तुमको चौथा, पांचवा, जैसे ये चौथा नंबर लेक्चर है, लेक्चर 4। क्लास नेम मेरे यहां तो मेंटेन कर रहा हूं मैं, क्लास नेम, उसी से पता चल जाता है कि ये कौन सा लेक्चर है। मेरे यहां जो क्लास नेम है आज के लेक्चर का 2D टैक्स रेट 4, ये लेक्चर 4 है, तो आप क्लास नेम बीच में बैठा दिए। सर ये रजिस्टर का पेज नंबर है। उसके बाद मैंने क्या कहा, आप आज की डेट लिखिए, आज का डे लिखिए और आज का टाइमिंग लिखिए। इससे
पता चलेगा कि लेक्चर 4 तो तुमने आज देखा, लेक्चर 5 तुमने 5 दिन के बाद क्यों देखा? किसकी गलती है? सर ने क्लास लेट से दी या तुमने लेट से देखा? और तुमने लेट से देखा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और अगर सर ने क्लास लेट से दी है तो तुम दूसरे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़े फिर 5 दिन? अगर मान लो लेक्चर 4 आज तुमको मिला और लेक्चर 5 मिला है तुमको मान लो 5 दिन के बाद, तो बीच में जो 4 दिन है वो तुमने दूसरा पेपर क्यों नहीं पढ़ा? तुमने मेरे ही लेक्चर का वेट क्यों किया? ये सब चीजें आपको याद दिलाएंगे। किस दिन, डेट और टाइम। टाइम शाम के 5 बजे, तो कोशिश करना है अगले दिन या उसके अगले दिन, बस और ज्यादा नहीं। टैक्स की जो मेरी क्लास है वो अगले दिन देखनी है या उसके अगले दिन देखनी है, 5 दिन 8 दिन के बाद नहीं देखनी है। बाई चांस हमारी तरफ से कोई क्लास नहीं आ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से क्लास अगर आ रखी है तो कोशिश कीजिए डेली देखिए। अगर डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डे तो देखना ही है। डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लास को डेली देखिए, ऐसे समझिए। हमारे यहां से बहुत सारी क्लासेस आपको मिली हुई हैं, आपको डेली देखना पड़ेगा हमारी क्लास, ठीक है। अगर हमारे यहां से क्लास मान लो आपको 50 क्लास मिली और आप अभी 15वें क्लास पे हैं, तो अब मान के चलो कि तुम्हें डेली एक लेक्चर देखना ही देखना है 2 घंटे का। मान लो मेरा कोई लेक्चर 1 घंटे का है तो उस दिन 2 लेक्चर देखने हैं आपको, बट डेली 2 घंटा देखना होगा अगर आपके पास हमारे बहुत सारे लेक्चर हैं तो। और शुरू में ही आपने एडमिशन ले रखा है जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो जैसे जैसे लेक्चर मिलता जाता है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। लेकिन फ्रेश पेज से हमेशा क्लास स्टार्ट कीजिए। जो हमारी वीडियो का नाम है गूगल ड्राइव पे जो लेक्चर आप खोल के पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, लेक्चर नंबर पता चलेगा। रजिस्टर का पेज नंबर बुक पे बैठाइए, बुक का पेज नंबर रजिस्टर में बैठाइए। उसके अलावा टाइमिंग्स, आज मैंने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जैसे टीचर बोलते हैं ना कि चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, या मैं बोलता हूं चलो अब हम लोग सोसाइटी का टैक्स रेट निकालते हैं, चलो अब हम लोग सोसाइटी पर मार्जिन रिलीफ निकालते हैं, तो वहां टाइमिंग लिखिए कि वीडियो में कितने मिनट हो गए। अब 40 मिनट के बाद सर ने एक रिबेट का कॉन्सेप्ट सिखाया है नया, तो वो टाइमिंग बैठाइए। फ्यूचर में मुझे रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगा। इतनी मेहनत कीजिए हर टीचर की क्लास में। और सर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वाली क्लास, जैसे आज की क्लास में मैंने 8 क्वेश्चन आपको कराए, तो हर क्वेश्चन कितने कितने मिनट के बाद स्टार्ट हुआ है वो टाइमिंग भी लिखिए, जरूर लिखिए। आगे मेरे पास आएगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बुक का है वहां पर, जैसे ये बुक है ना, तो बुक पर कॉपी का पेज नंबर आना चाहिए, और ये कॉपी है तो कॉपी पर बुक का पेज नंबर आना चाहिए। ये तो हो गई फेस टू फेस क्लास वाली बात। उसके अलावा और वीडियो वाली बात क्या हुई, तो डेट, टाइम, लेक्चर नंबर, फ्रेश पेज। और आज अगर मैं 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो कितने मिनट कितने आवर्स के बाद कौन कौन सा लेक्चर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे आज के 5 कॉन्सेप्ट में से 5 रिवाइज नहीं करना है, एक ही रिवाइज करना है वीडियो से। तो मैं एग्जैक्ट उसी वीडियो को ओपन करूं और उसी समय पर जाऊं ताकि मेरा टाइम बचे। जैसे मान लो तुम दोस्त को बोलना चाहते हो यार ये मूवी तुमको भेज रहा हूं, इसमें गाना है, सुनना बहुत मजा आएगा तुम्हें। तो दोस्त तुमसे पूछेगा कितने मिनट के बाद वो गाना है, तो तुम बताओगे अराउंड 1 घंटा निकाल देना, उसके बाद तुमको वो गाना मिलेगा, सुनना। टाइम बचा ना यार। ये 2 घंटे की मूवी में एक गाना है जो बहुत अच्छा है, वो 1 घंटे के बाद आएगा, तो तुम्हारा दोस्त ऑटोमेटिक 1 घंटा वीडियो फॉरवर्ड करके और फिर गाने का वेट करेगा और सुनेगा। तुमने अपनी बात प्रोडक्टिवली उसके यहां पहुंचा दी और उसने भी प्रोडक्टिवली टाइम को बचा लिया और काम हो गया। तो जब मैं आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो ये रिदम आप मेंटेन कीजिए, और मेरे में ही नहीं बाकी टीचरों में भी कीजिए। रिवीजन करते समय बहुत फायदा मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, रिवीजन करते समय आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सोसाइटी सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, एक बार लिख लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सर एक एंटिटी है, इसको इनकम होती है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स पेयर है। पर्सन के डेफिनेशन में डायरेक्टली इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर आप देखो जो हमने क्लास में पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा है इस पर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें डायरेक्टली इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हो कि इंडिया में सोसाइटी बोल के भी, जैसे कंपनी बोल के रजिस्ट्रेशन लेते हैं, फर्म एलएलपी बोल के रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वैसे आप सोसाइटी बोल के भी एक एंटिटी क्रिएट कर सकते हो। उसकी अकाउंटिंग भी होती है, ठीक है। आप लोग अकाउंट्स में एनपीओ अकाउंटिंग भी सीखते हो, एनजीओ भी बोलते हो, कभी कभी एनपीओ अकाउंटिंग भी बोलते हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। बायलॉज होते हैं इसमें, जैसे कंपनी में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होते हैं, इनके पास बायलॉज होते हैं। इनका अपना एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्रिएट करने के लिए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स आपके सामने दे रखे हैं, 10%, 20%, 30%। और इनके पास एक लेवल है सरचार्ज का जब इनकम 1 करोड़ से अधिक होती है। यहां भी बात हुई थी सरचार्ज की, लेकिन यहां पर फर्म एलएलपी के केस में या लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट रेट की बात हुई थी 30% की। यहां जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है टैक्स रेट चेंज हो जा रहा है। और सोसाइटी पर एक नया सेक्शन भी आ रखा है, कौन सा? 115 BAD। इसी बार फाइनेंस एक्ट 2020 से सोसाइटी को एक ऑप्शन मिला हुआ है कि आप इस सेक्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो। ये टैक्स रेट फिर नहीं लगेंगे। इस सेक्शन के अंदर सोसाइटी पर 22% का टैक्स रेट नॉमिनेटेड है। सोसाइटी इस सेक्शन को ऑप्ट करके 22% टैक्स पे जा सकती है। बताऊंगा उसके लिए भी थोड़ा सा भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट, नॉट फॉर एग्जाम्स कि आपको एग्जाम में याद करना है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 19, क्लॉज 19 क्या कहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स, लिखिएगा प्लीज। इसको एग्जाम में याद करके नहीं जाना है, ये मैं अपनी तरफ से सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ cooperative society registered under the Cooperative Societies Act 1912 or under any other law for the time being in force in any state for the registration of cooperative societies। अब जैसे मैंने आज की क्लास में 25 मिनट के बाद ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो यहां पर आपने टाइमिंग लिख दी, बस सिंपल इतना ही तो है। अब शुरू की 15-20 मिनट में थोड़ा सा आपसे बातें हो गई कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें हो गई, और थोड़ा सा कि आप क्या क्या ध्यान रखेंगे क्लास, जो पेन ड्राइव क्लास और गूगल ड्राइव क्लास घर पे लेते हो उसमें आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, है ना। ये बातें आपके साथ हो गई। और अब कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके टैक्स रेट्स, तो यहाँ पे टाइमिंग लिख दी। यानी शुरू के 20-25 मिनट को आप एग्जाम्स के लिए अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है ना। अगर फ्यूचर में आप रिवाइज करना चाहते हैं वीडियो ओपन करके, तो सीधा 25 मिनट पे आ गए और रिवाइज कर लिया, तो आपका 25 मिनट तो बचेगा। सर जैसे कंपनी है, कंपनीज एक्ट में बनती है, क्रिएट करना, इनकॉर्पोरेट करना जिसको बोलते हैं। एलएलपी का अपना एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म के लिए उनका अपना एक्ट है। वैसे सोसाइटी के लिए इसका अपना एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। फ्यूचर में
पर्सनली बोल रहा हूं, फ्यूचर में कभी भी आप अगर ऑफिस में मौका मिले आपको सोसाइटी कैसे क्रिएट होती है, सोसाइटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, सोसाइटी की ऑडिट कैसे होती है, तो उसको जरूर सीखिएगा। बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है सोसाइटी क्रिएट कैसे की जाती है। और सर करोड़ों करोड़ों रुपए के बिजनेस, मतलब इंडिया में मोस्टली जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, जैसे साउथ में आप लोग सुनते हैं काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, मोस्टली जो बड़े बड़े स्कूल चेन हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सोसाइटी फॉर्म में चलते हैं। और कुछ कुछ स्टेट के अपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्ट हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स के लिए सिंपल सी बोलती है, सुनो आप सोसाइटी भले स्टेट लेवल के एक्ट की बने हो अंदर में, और या फिर इस मेन एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में बने हो, अगर आप एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपके लिए टैक्स रेट हम यहां पर दे रहे हैं। सिंपल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एबीसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसकी इनकम 2 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, टैक्स बताओ क्या होगा, तो हम पढ़ रहे हैं उसको। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। और फ्यूचर में कभी नॉलेज गेन करनी है, अपने आप में ग्रोथ देना है, कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो सोसाइटी से रिलेटेड कोई बुक खरीद के जरूर पढ़ना। बुक रीडिंग अगर आपकी हॉबी है, आप प्रोफेशनल बुक्स पढ़ना चाहते हो तो अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। उसके बाद फ्री टाइम में मार्केट में अगर जाओगे आप, बड़े बड़े पब्लिशर्स की जो ब्रांड होती है जैसे टेक्समैन ब्रांड है, उसमें आप प्रोफेशनल बुक्स सोसाइटी से रिलेटेड, उस एक बुक में सब कुछ होता है। सोसाइटी को हम क्रिएट कैसे करते हैं, सोसाइटी की अकाउंटिंग कैसे होती है, सोसाइटी में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, और सोसाइटी के थ्रू हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। एक कॉमन बुक होती है, 800,000 रुपए में मिलती है। फ्यूचर में, अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आप अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हो, प्रोफेशनली जुड़े रहना चाहते हो, तो आप इस चीज से रिलेटेड आगे बुक्स में इन्वेस्टमेंट करके उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और ऑफिस में कभी भी मौका मिले सोसाइटी पर काम करने का, चाहे अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, सोसाइटी क्रिएट करने का काम हो, तो जरूर करना। थोड़ा हटके आपको नॉलेज मिलेगी और बहुत लिमिटेड लोगों को इसका आइडिया होता है सोसाइटी से रिलेटेड वर्क का। करोड़ों करोड़ों रुपए के बिजनेस चलते हैं। सर साउथ में मेरे दोस्त लोग ऑडिट करने जाते थे सोसाइटीज का, एक एक सोसाइटी के अंदर में 200-250 स्कूल चलते हैं। आंध्र प्रदेश जैसी जगह में कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर एक सोसाइटी के अंदर में 20-25 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 20-25 मेडिकल कॉलेज हैं, 100 से ज्यादा स्कूल के चेन हैं। मतलब उसने एजुकेशन सेक्टर में अपना काम फैला रखा है और इसमें ब्लैक मनी व्हाइट मनी बहुत होता है, ये ध्यान रखना। और उसने पूरा बिजनेस अपने सोसाइटी फॉर्म में चला रखा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ना क्लास में कंपनी इंडिविजुअल यही सब बात करते हैं। सोसाइटी की बात कभी कभी होती है, लेकिन होती है तो ध्यान रखना है आपको। सर एक स्पेशल डिडक्शन भी है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए एक स्पेशल डिडक्शन भी है। सिर्फ सोसाइटी को ही वो मिलता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80P। अच्छा सोसाइटी है क्या? हमसे आपसे मिलके बनी हुई एक एंटिटी, और हम और आप इसके क्या है? मेंबर्स। सर जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ज्यादा मिलती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपके घर में अमूल का अगर मिल्क आ रहा होगा तो आप उसके पैकेट में देखना, वो भी सोसाइटी फॉर्म में ही रजिस्टर्ड है। अमूल पूरे इंडिया में करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है, किस फॉर्म में रजिस्टर्ड है? सोसाइटी फॉर्म में रजिस्टर्ड है। मे बी शायद मदर डेयरी भी सोसाइटी फॉर्म में रजिस्टर्ड है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सर जरूरी नहीं कि हम बिजनेस, मान लो मैं स्कूल कॉलेज चला रहा हूं, मैं वो कंपनी फॉर्म में भी चला सकता हूं, मैं ट्रस्ट फॉर्म में भी चला सकता हूं, मैं सोसाइटी फॉर्म में भी चला सकता हूं। अगर सोसाइटी फॉर्म में चलाया तो टैक्स रेट अभी जो हम पढ़ेंगे वो लगेगा, ऐसे समझिए। अगर मैं स्कूल कॉलेज को कंपनी फॉर्म में चला रहा हूं तो कंपनी के टैक्स रेट लगेंगे, सोसाइटी फॉर्म में चला रहा हूं तो सोसाइटी के टैक्स रेट चलेंगे। और सर जनरली ये सोसाइटी होती क्या है? ये मेंबर्स से बनी हुई सोसाइटी होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा मिलती है, ऐसे तो हम लोग हाउसिंग सोसाइटी के बारे में भी सुनते हैं,
कि ये हाउसिंग सोसाइटी, जो नहीं बोलते सोसाइटी वाले फ्लैट में रहो, वो भी सोसाइटी फॉर्म में तो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई होती हैं। और उसमें जो फ्लैट ओनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदा हुआ है मैंने, मैं क्या हूं? सोसाइटी में मेंबर हूं। और हमारी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें सोसाइटी ने क्या किया है? बिल्डिंग और टावर डेवलप किए हैं और ओनर को वो बिल्डिंग और घर बेचते चले गए हैं। तो सर सोसाइटी फॉर्म में रियल एस्टेट के बिजनेस, सोसाइटी फॉर्म में एग्रीकल्चर के बिजनेस, मिल्क का बिजनेस। तो मैंने वही कहा कि जब भी मौका लगे इस एंटिटी के बारे में आगे सीखने की कोशिश कीजिएगा। या मे भी आप शायद काम करते हो, सर मैंने तो सोसाइटी पर काम कर रखा है और सोसाइटी के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज है, तो मैसेज कीजिए ना, आप बताइए कि आपने क्या काम कर रखा है। मेरा जो पर्सनल नंबर है, दिन का जो टाइम है 11 से 6, उसमें मैसेज करके बताइए कि हाँ सर आपको सोसाइटी का थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा काम कर रखा है, या फिर आपके घर वाले ही सोसाइटी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप ऐसे बिजनेस टाइकून को जानते हैं जिसने सोसाइटी फॉर्म में काफी सारा बिजनेस कर रखा और करोड़ों रुपए की उसके एसेट्स हैं और बिजनेस हैं। और अगर सुना है व्हाइट मनी ब्लैक मनी, तो वो भी बताइए, खुल के बताइए कि हाँ सर एक जानते हैं, एक एंटिटी, एक ग्रुप है, सोसाइटी फॉर्म में चलती है और करोड़ों रुपए है सर उनके पास, और सुना भी है। तो एकदम आप सही जा रहे हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो एकदम आप समझ गए हैं, ऐसे समझिए। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जो मेन एक्ट है। और या फिर अगर आप बोलते हैं कि स्टेट लेवल पे भी सोसाइटी के अपने अपने एक्ट हैं, तो वहां बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टेट के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ऑफिस में सोसाइटी पे काम करते हैं, उनको नॉलेज होती है। बाकी किताबी नॉलेज तो एग्जाम के लिए जितनी जरूरत है उतने पढ़ेंगे ही। सर सोसाइटी को एक एक्सक्लूसिवली डिडक्शन का सेक्शन भी है 80P चैप्टर 6A के अंदर, जो सिर्फ सोसाइटी को मिलता है। अगर आप कंपनी है, आप इंडिविजुअल हैं, तो आपको 80P नहीं मिलेगा। अगर आप सोसाइटी हैं तो आपको 80P का डिडक्शन मिलेगा, और ये अच्छा खासा डिडक्शन देती है। मान लो सोसाइटी की 20 करोड़ की इनकम है, तो पूरा का पूरा 20 करोड़ माइनस हो जाता है इसमें। काफी सारी इनकम सोसाइटी की क्या होती है? 80P में डिडक्शन मिल जाता है। अब पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में बताया था, AMT। AMT इज एप्लीकेबल, सोसाइटी पर AMT एप्लीकेबल हो जाएगा अगर इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और मैंने कंडीशंस बताया था शायद। AMT कब अप्लाई होता है? अगर आपने 10AA का बेनिफिट लिया हुआ है, आपने 10AA का बेनिफिट लिया हुआ है SEZ यूनिट, या बिजनेस में 35 AD का बेनिफिट लिया हुआ है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने तो बोला था कि बार बार रिपीट होगा, याद करा दूंगा। और या फिर आपने कौन सा डिडक्शन ले रखा है? इनकम बेस्ड डिडक्शन, जिसका रेंज क्या है? 80IA टू 80 RRB। 80P ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80P ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 80P तो मिल ही रहा है, मतलब तुम 80P का डिडक्शन ले रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर AMT लगा दूंगा? नहीं लगेगा। कोई और डिडक्शन अगर ले रहे हो लाइक 10AA या फिर से 80IA, तो फिर AMT के प्रोविजंस भी लग सकते हैं। और इस बार से नया एक ऑप्शन आ गया है, न्यू ऑप्शन आ चुका है, सेक्शन 115 BAD फाइनेंस एक्ट 2020 के कारण। और सर जब आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे तो ये दोनों ही अप्लाई नहीं होगा। यानी जो लोग 115 BAD, यानी अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और आप सेक्शन 115 BAD में जाना चाहते हैं, ये क्या है? नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAD। अगर आप BAD में जाना चाहते हैं तो जो अभी नॉर्मल रेट पढ़ेंगे वो भी अप्लाई नहीं होगा, जो अभी सीखेंगे। और AMT का जो रेट था 18.5%, वो भी अप्लाई नहीं होगा। 115 BAD का अपना रेट है, टैक्स रेट 22%। कितना? 22%। इसमें अपना सरचार्ज रेट है, इसका फिक्स है सरचार्ज 10%, और सेस कितना? 4%। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस नए वाले सेक्शन में चली जाती है, किसमें? 115 BAD में, तो उसको नॉर्मल रेट जो ये वाला पढ़ेंगे अभी, ये भी अप्लाई नहीं होगा 10, 20, 30।
उसके अलावा एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो 18.5 है वो भी अप्लाई नहीं होगा। उन दोनों से बचना चाहते हो तुम किस में आ जाओ, 115 BAD में आ जाओ। आपका टैक्स रेट फ्लैट रेट कर देंगे 22%। सरचार्ज ऑलवेज लगेगा। सर आप तो बता रहे थे सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे तब लगेगा, है ना, ये बता रहा था। लेकिन सर इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा है, 22% का टैक्स रेट लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, सेस लगेगा ही लगेगा, लगना ही लगना है। इसका अपना सरचार्ज रेट है। पिछली क्लास में बताया था कि जरूरी नहीं कि सरचार्ज 12% ही हो और 1 करोड़ के ऊपर ही लगे। अब इसमें तुम्हारी इनकम, ये जो नया सेक्शन है 115 BAD, इसमें तुम्हारी इनकम 30 लाख हो, 50 लाख हो, 80 लाख हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 115 BAD के अंदर इनकम निकालने का भी अपना तरीका है, इसका एक अपना तरीका है इनकम निकालने का। जैसे AMT में क्या था, एडजस्टेड टोटल इनकम, कुछ डिडक्शन लिए हो तो उसका बेनिफिट हम नहीं देंगे, जोड़ देंगे टाइप। वैसे ही 115 BAD में तुमको इनकम कैसे निकालना है इसका अपना तरीका है। टैक्स रेट अपना है 22%, इसका अपना है सरचार्ज रेट 10% और सेस है 4%। फिलहाल इतनी बातें कंपैरिजन के लिए मैंने दी है। सोसाइटी का टैक्स रेट पढ़ेंगे, लेकिन सोसाइटी को एक स्पेशल डिडक्शन भी मिलता है 80P का। आपको अगर याद हो, आज से 2 क्लास पहले मैंने बताया था लोकल अथॉरिटी को एक सेक्शन 10 का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद अगर इनकम बची तो 30% का टैक्स रेट है। अब सोसाइटी को आप लोग जनरली क्या बोलते हो, अकाउंट्स के भाषा से देखो अगर इसको, तो आप बोलते हो सर ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आई एग्री, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके लिए मैंने इसको 80P का डिडक्शन भी दे रखा है, लेकिन डिडक्शन लेने के बाद भी अगर कोई इनकम बची तो मैं टैक्स तो लूंगा ना, 10, 20, 30। बोला सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो फिर आ जाओ ना, एक नया सेक्शन दे तो दिया 115 BAD फाइनेंस एक्ट 2020 से, असेसमेंट ईयर 21-22 से। क्या दिक्कत है ना। तो इस तरीके से अब सोसाइटी की बात हम लोग करेंगे। सर सोसाइटी को एक स्पेशल डिडक्शन मिलता है 80P का, तो डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम आएगी उस पर टैक्स रेट लगेगा। सोसाइटी पर AMT के प्रोविजन भी लग सकते हैं अगर वो इन सब सेक्शंस के बेनिफिट्स ले रहे हैं। AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पिछले क्लास में बताया आपको 18.5%, पूरा चैप्टर ये आपके सिलेबस में आगे है। अब आप इन दोनों से बचना चाहते हो तो देयर इज ऑप्शन, आप 115 BAD में आ जाओ, बट वहां फिर इनकम कंप्यूट करने का अपना तरीका है। कुछ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जिसके कारण आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन टैक्स रेट फिक्स है 22%, सरचार्ज फिक्स है 10%, लगेगा ही लगेगा, सेस तो लगता ही है। सर सरचार्ज में तो होता है ना कि 1 करोड़ का लेवल देखते हैं, यहां लेवल देखना नहीं है, नो मॉनेटरी लेवल। अच्छा सर ये तो सही है, नो मॉनेटरी लेवल, सरचार्ज हमेशा लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम इफ यू आर सोसाइटी एंड ऑप्टेड फॉर 115 BAD। ठीक है, लिखिए इसे प्लीज। वीडियो रोकें, ब्रेक नहीं लेना है, वीडियो रोकें और इसे लिखें।